थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें दोबारा टाइम देने के लिए। आपकी डॉक्टर साहब 9 किताबें हैं, जिनकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन भी हो चुके हैं मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर। सो आपका ये किताब लिखने का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? लाइक आप टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, किताब कैसे लिखते हैं, पूरा मरहला कैसा होता है किताब लिखने का? थोड़ा उसके बारे में बताएँ। देखिए जी, अगर आप लिखने का आपको शौक हो ना, आप लिख सकते हो, तो उसके बाद ये कुछ तो आप सीखते हैं लोगों से, यूनिवर्सिटी में कैसे प्रॉपरली लिखा जाता है सारा कुछ, लेकिन आपके अंदर कुछ बात करने को एक चाहत होती है, तो वो फिर आप किताबें लिख के बात कर सकते हैं ना विद द वाइडर। ये वीडियो तो अब आए हैं, लेकिन उससे पहले किताबों के जरिए ही बात होती थी, और किताबों के अंदर एक और किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। हर बंदा किताब नहीं लिख सकता, हर बंदा गाना नहीं गा सकता, हर बंदा ग्रेट बैट्समैन ग्रेट बॉलर नहीं हो सकता। तो ये नेचर के अंदर इतनी वैरायटी है, और इफ बाय चांस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विद इन योर सेल्फ वॉट यू आर गुड एट, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। कई लोग बेचारे शायद मेरी तरह लिख सकते हो, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता जिन हालात में वो होते हैं वहां पे। मैं मसलन अगर पाकिस्तान में रहता, तो यही टैलेंट जो मेरा लिखने का है वो ज्यादा से ज्यादा जर्नलिज्म तक पहुंचता, या आई डोंट नो, किसी को मतलब रन डाउन नहीं मैं करना चाह रहा। बाहर आने से जो पूरी दुनिया की एक समझ आई, वहां का लिटरेचर पढ़ा, हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस का, फिक्शन का, तो वो जो आपके अंदर एक कैपेसिटी होती है ना लिखने की, वो फिर दैट्स हाउ यू स्टार्ट राइटिंग बुक्स। डॉक्टर साहब राइटिंग के लिए रिसर्च जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी और रिसर्च में आपको कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिस पे आप कहते हैं जिस पे यकीन करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोर्सेज़ के बारे में इतना कोई हमें कंफर्म नहीं होता। तो जी, आप कैसे इसको वेरीफ़ाई करते हैं कि जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो सच्चा है? देखें, यही मैंने देखा है कि लोग विदाउट चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स मटेरियल उसको इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी में वो फिट हो रहा होता है। हमें जब यानी पीएचडी के प्रोग्राम में सिखाया जा रहा था कि सबसे बड़ा फैसला जो है ना, वो कौन सा है कि सोर्स मटेरियल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और सोर्स मटेरियल जो है उसकी इवेल्युएशन के तरीके हैं। मसलन आपने अगर लेट्स से मुस्लिम लीग की हिस्ट्री पढ़नी है, तो एक तो है कि मुस्लिम लीग ने जो अपनी स्टोरी खुद लिखी है वो आप पढ़ें, उसको आप कहेंगे कि ये दिस इज व्हाट द मुस्लिम लीग वांट्स टू से अबाउट इट। लेकिन उसको फिर चेक करने के लिए आप बाकी जो मुस्लिम लीग के अलावा लोग उसके मुतालिक कर रहे हैं उसको भी स्टडी करें, ताकि आप चेक कर सकें कि यार कितनी बातें जो हैं वो रिलायबल हैं, कितनी नहीं है। चंद चीजें रिलायबल होती हैं, मसलन मैनिफेस्टो, हुँ। उनके एनुअल जो रेजोल्यूशंस होते हैं, अ, उनको आप ले सकते हैं कि भाई ये दिस इज व्हाट द मुस्लिम लीग फ्रॉम डे वन हैज बीन सेइंग इन इट्स रेजोल्यूशंस, ठीक है। ठीक है। लेकिन एक जगह पे होता है ओपिनियन बिल्ड करना। मैंने देखा है एक होते थे, पता नहीं राजपूत या क्या नाम है, हिस्टोरियन ऑफ क्या द मुस्लिम लीग, और एक और थे जो बाद में, क्या नाम है, सुलेरिया, सुलेरी, जेड ए सुलेरी, इन दोनों ने शायद मुस्लिम लीग के मुतलिक लिखा है। और इन्होंने शो किया है कि गांधी अगर कोई अच्छा भी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं तो उनकी नीयत बुरी है। हुँ। Now, with such, you would say that this is a slanted opinion given about uh, Gandhi, because the facts tell a very different story. हाँ जी। इसी तरह कांग्रेस की जब मैंने अब ये जिन्ना की किताब में लिखी, तो उनके हिस्टोरियन इस पे बड़े सेंसिटिव है कि 1937 के इलेक्शन के बाद जो एक किस्सा है हुँ। कि उससे पहले लोकली
एक अग्रीमेंट थी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के जो भी रिजल्ट होगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाएगी। जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि मुस्लिम लीग के साथ तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, तो कांग्रेस ने फिर मौका बदल लिया कि पहले रिजाइन करो मुस्लिम लीग से और ज्वाइन करो कांग्रेस बिफोर यू कैन बी कंसिडर्ड। अब इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं वो इस पे बहुत सेंसिटिव, वो कहते हैं नहीं जी कोई जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दी थी उसने चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। लेकिन मैं आई वाज रीडिंग रिसेंटली द बुक ऑफ अबुल कलाम आजाद who takes up this controversy and he defends himself कि he is not responsible, उन्होंने ये गलती नहीं की, ये नेहरू ने गलती की है। तो जाहिर है इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था या नहीं था, एक कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर थी जो शायद पेपर पे रिटन फॉर्म में नहीं थी, लेकिन उसको डिनाई करना जो है फॉर इंडियन हिस्टोरियंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव आर्ग्यूड एंड मेनी अदर्स हैव डन कि हो सकता है हिस्ट्री का जो जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट का डायरेक्शन और बन जाता अगर एक क्या कहते हैं एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन एक हुकूमत बन जाती, क्या जरूरी है हिस्ट्री का पूरा टर्न बदल जाता? वी डोंट नो। लेकिन इसको डिनाई करना या इसको कहना कि यार कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन वजह यह है कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग के साथ मिलके बना ही नहीं सकती बिकॉज कांग्रेस वाज अ सेक्युलर पार्टी एंड मुस्लिम लीग वाज अ कम्युनल पार्टी, लिहाजा आइडियोलॉजिकली मुमकिन नहीं था। मैंने फिर आर्ग्यू किया है, आई एम गोइंग टू आर्ग्यू इट फर्दर इन अनदर बुक, फोर्थकमिंग बुक, कि 1940 में या 41 में अब्दुल कलाम आजाद wrote sent a telegram inviting जिन्ना के we can form a national government जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस हो। तो मैंने कहा कि why did the Congress then want the Muslim League to join the coalition government? अगर ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम था, why can't you accept कि ये गलती हुई है? तो इस तरह आपको अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट, उसकी कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपने सोर्स मटेरियल को इवैल्यूएट करना है, यही आपका स्किल है। मसलन मजलिस इरार के खिलाफ अगर आपने पढ़ना है तो आप जमात अहमदिया का लिटरेचर पढ़ लें, और जमात अहमदिया के खिलाफ अगर आपने पढ़ना है तो मजलिस इरार का लिटरेचर पढ़ लें। लेकिन देन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि बोथ आर गोइंग टू फाइंड फॉल्ट्स विद द अदर पार्टी। Definitely. So how do you then come to some sort of neutral position in between? By looking at both the arguments, looking at the material available at that time, and then giving your opinion. हमारे यहाँ एक और भी होता है कि अगर मैंने एक थीसिस बना लिया है ना कि ये मैंने, तो जो मटेरियल उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और वो अवेलेबल है उसको दबा देना। आयशा जलाल ने यही किया ना, मेरा इतराज उसकी किताब जिन्ना के द सोल स्पोक्समैन पे तो यही है कि सारा वो हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस ऑफ जिन्ना जो है पब्लिक में, और पब्लिक में जब आप स्पीच करते हैं तो ओपिनियन बनाने के लिए करते हैं ना, क्यों जी? वो शी हैज नॉट मेंशन्ड अ सिंगल वन। तो आई कंसिडर्ड इट ए मैनिपुलेटेड थीसिस, जहां पे आप, लिहाजा ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे मैंने जिन्ना की किताब में उसकी रिसर्च के ऊपर एक क्रिटिसिज्म की है और कहा है कि ये एकेडमिकली अनटेनेबल है। अगर उसका सुपरवाइजर इन्फॉर्म्ड होता तो वो उससे पूछ सकता था कि व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट दिस मटेरियल? डिड नोबडी एवर टेल हर कि यू आर सेइंग कि ये पोजीशन थी, ये थी, जिन्ना डिडंट वांट, हैव यू लुक्ड एट हिज स्पीचेस? देयर इज नॉट अ सिंगल speech, statement, message of Jinnah in the whole book, and the book's title is
द सोल स्पोक्समैन। स्पोक्समैन तो होता है ना जो बोलता है यार। सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स हाउ पीपल विल। अब मेरी किताब है जिना के ऊपर, कोई इस पे तनकीद करना चाहे तो ये उसका हक है, लेकिन तनकीद होता है, इसे कहते हैं इंटर सब्जेक्टिव। मेरे लेवल के जो स्कॉलर्स हैं और जो समझते हैं कि कैसे मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो ही बता सकते हैं कि तनकीद जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। बाय लुकिंग एट द अवेलेबल मटेरियल व्हाट आई हैव यूज्ड, और उसकी यूसेज जो है रेलेवेंट भी है या कि नहीं है। यानी जिन्ना साहब के मुतल्लिक अंग्रेज ने ये कहा, उसने ये कहा, कुछ लोग इस तरह किताबों में बना देते हैं स्टोरी। फॉर मी दैट्स a very elementary level of knowing what people are saying. डॉक्टर But साहब, what, हाँ आपने जिन्ना साहब की वो जो किताब लिखी है, तो जी जिन्ना साहब की जिंदगी में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स वगैरह आप उनको कहते हैं। जी नेहरू साहब का कैरेक्टर, गांधी जी का कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर हो गए। तो आप सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करते हैं उसकी बायोग्राफी लिखने के लिए, या उसके बारे में, या आप सबको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक जर्नल लिखते हैं? नहीं, देखें, क्योंकि टाइटल है जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, देन यू आर स्टडिंग जिन्ना एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो उसकी उनके ऊपर बेसिक कंसंट्रेशन होगी ना। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं इन इंटरेक्शन विद गांधी की हैं, विद नेहरू की हैं, लिहाजा वो बातें भी आप फिर ले आते हैं उस स्टोरी को बताने के लिए। लेकिन उसमें फिर ये तो नहीं होता कि आप जिन्ना की स्टोरी बताते बताते गांधी की स्टोरी शुरू कर दें, नेहरू की स्टोरी शुरू कर दें। देन देयर आर मेनी स्टोरीज बीइंग टोल्ड। सो बेसिकली व्हाट डिड जिन्ना से, डू एंड अचीव, if that is your focus, you have to look at what he has been doing. डॉक्टर किताब साहब इस तरह लिखी जाती है ना। आप देखें, फोटो का कैमरा होता है ना, कैमरा कैमरा जब फोटो लेता है तो अगर चेहरे पे लेता है तो पीछे का बैकग्राउंड वो हेजी हो जाता है। आप definitely, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरी बैकग्राउंड में जो किताबें पढ़ी हैं और ये हैं, वो सिर्फ बैकग्राउंड है। यू आर नॉट क्लियरली वॉचिंग इट बिकॉज आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्टडी। यस, लेकिन अगर आप मुझे भूल जाएं और मेरे देखें किताबें कौन सी पढ़ी हैं, तो आपकी पूरी जो है ना वो फोकस बदल जाएगा। इसीलिए किताब भी ऐसी होती है, यू कांट राइट वन बुक। सब्जेक्ट के मुताबिक मटेरियल आपको लेना चाहिए ना। द कैमरा टेक्स अ पिक्चर बट इट फोकसेस ऑन समथिंग and the other things become a background. Similarly, when you write about Jinnah, then of course the others are in the picture as well, but they are not in the focus the same way. They are in focus in relation to Jinnah. ऑलराइट। तो अब ये आप देख लें, ये पिक्चर मेरी नजर आ रही है, आपकी मुझे नजर आ रही है, तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू। बल्कि कैमरा जो है वो आप पे फिक्स्ड है, आपकी पीछे किताबों का टाइटल जो है ना नजर साफ नहीं आ रहा। सो यू गेट द पॉइंट, किस तरह किताब लिखी जाती है, आई गॉट योर पॉइंट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सर, आपने वीडियोस की बात की थी कि आज के टाइम पे वीडियोस आ गई हैं और किताबों वाला सीन नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि वीडियो वाला वे ज़्यादा इफेक्टिव है लोगों से कम्युनिकेट करने का, या किताब का भी अपना एक चार्म है? मैं समझता हूँ किताब का चार्म तो हमेशा रहेगा, लेकिन आम लोग जो हैं किताब नहीं पढ़ते, मैंने नोट किया है। वो एक जिस्ट चाहते हैं, एक समरी चाहते हैं, वो उनको वीडियो के जरिए मिल जाती है। मैंने हर वक्त मुझे आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि जी ਤੁਹਾਡਾ वीडियो देखा सर ए सवाल है साढ़े ने। मैं कह यार किताब पहले पढ़ो तो फिर वीडियो देखो। तो लोग जो हैं उनके पास टाइम नहीं है, उतना ही वो क्या कहते हैं पेशेंस नहीं है, उतनी स्किल नहीं है। किताब पढ़ना कोई आसान बात तो नहीं है ना। डेफिनेटली। पहेलियों की बातें सुन लेना, यानी फेरी टेल्स को सुन लेना एक और लेवल है, बट एट दिस लेवल जहां पे लॉजिक की बात आ जाती है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये कनेक्शंस कैसे बनते हैं। जैसे आपने कहा था कि गैरिसन स्टेट किताब को जब आपने पढ़ा तो आपने नोट किया कि जो एम्पिरिकल यानी
हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द फ्रेमवर्क आई हैव डेवलप्ड। तो ये स्किल जो है सबको समझ भी नहीं आता। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन इतना है कि आप जो मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको भी ग्रैस्प कर रहे हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे एग्जामिन जो मैं कर रहा हूँ मटेरियल, उसको भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह किताब के लेवल भी तो है ना, किस लेवल पे आप किताब लिख रहे हैं, ऐसे किताब लिखी जाती है। डॉक्टर साहब आज के दौर के अंदर जहाँ पे एक वीडियो कंजम्पशन का दौर है, आपको जी, हर किस्म की वीडियो मिल जाती है, हर किस्म का आपको रिसर्च मटेरियल मिल जाता है। तो ऐसे दौर में जहाँ पे कंजम्पशन बहुत आसान हो गई है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सोर्स मटेरियल सही है या ये बंदा जो बात कर रहा है ये किस हद तक बेहतर है या नहीं? नहीं ये बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल इंडिया के अंदर ये इस किस्म की रिविजनिस्ट हिस्ट्री बहुत लिखी जा रही है। बड़े बड़े अजीब अजीब क्लेम्स हैं। मसलन एक क्लेम है कि द एरियन इन्वेजन थ्योरी यानी प्रूवन रॉन्ग, ये एक आप उनकी बड़ी पॉपुलर है। हम्म। वो कहते हैं कि एरियन जो भी ये बात है, ये तो इंडिया से ये लोग बाकी दुनिया में गए थे। हम्म। हाँ जी, हम्म। ये नहीं कि बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं। वो यस, हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कि इंडिया अपना एरियन इन्वेजन थ्योरी झूठ है। अब मसला ये है कि देर इज नो इंडियन एरियन इन्वेजन थ्योरी, किसी ने पहले भी कभी नहीं कहा। यही कहा है कि इन एरियन, ये भी बात, ये इंडियन जुबान यहाँ की ये बातें ही हैं कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहाँ पे ओवर सेवरल सेंचुरीज आए हैं। हम्म। फ्रॉम 2000 टू 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, इस 1000 साल में लोग आते रहे आते रहे आते रहे। वो यहाँ के लोगों के साथ जो एग्जिस्टिंग कल्चर्स थे, हम्म। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और मेहरबाद, अब पता लगा बलूचिस्तान में कुछ, अब ये हरियाणा में भी एक नई सिविलाइजेशन। तो जो है वहां से पता लगता है कि इन्वेजन थियरी किसी ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। हम्म। इनफ्लक्स की बात हुई है, एंड नॉट ऑल एट वंस, ओवर 1000 ईयर्स, मे बी ओवर 1500 ईयर्स ये हुआ है। या। और लोग आते गए, यहाँ पे सेटल होते गए, मिक्स होते गए। इसी दौरान में यहाँ पे वेदास लिखी गई, बाकी हिंदू जुबान रिलीजियस बुक्स लिखी गई। तो लेकिन द पॉपुलर थ्योरी इज के नो 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 नो, वी वेंट आउट फ्रॉम हेयर इन ऑल डायरेक्शंस, नोबडी केम हेयर। तो इस तरह अब डीएनए की स्टडीज ने शो यही किया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें ये जो मिक्स है, ये या कहते हैं सेंट्रल एशिया और कॉकेशिया के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके साथ ज्यादा उसका मिलाप है। हम्म। वेस्ट एशिया से भी आए लोग, सेंट्रल एशिया से भी लोग आए। तो डीएनए इज नाउ एक्चुअली एस्टेब्लिशिंग कि एक्चुअली पीपल केम आउट एंड सेटल्ड हियर। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसे। हाँ, हम्म। मगर एक और कि ये जो है क्या कहते हैं, ताजमहल और ये जितनी है, ये हिंदू टेम्पल्स पे बनी या हिंदू महाराजा ने बनाई थी, ये वहां पे आजकल बहुत है। तो यू डोंट, अनलेस यू आर well educated and you can look at the source material, there is no way you can। तो ये एक पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो आजकल बहुत आम है हम्म। पाकिस्तान में। तो ये बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। वी टेल द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कमिंग, इस्लाम कमिंग, और वहां से एक स्टोरी हम शुरू करते हैं। हम्म। और वो हमेशा स्टोरी होती है इस्लाम का आना पॉजिटिव, यहाँ की सोसाइटी ऑल नेगेटिव। व्हाट आर द फैक्ट्स? वो आपको एक ब्रॉड रीडिंग जब आप करेंगे, मटीरियल सोर्स मटेरियल को देखेंगे, तो तब यू कैन कम अप विद सम, उसे कहते हैं प्लॉजिबल, यानी एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन। सो ये है। वीडियोस तो सबसे
पॉपुलर फॉर्म है ना, जो मैंने भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, हम्म, बिकॉज पूरी किताब पढ़ना, आर्टिकल्स को पढ़ना बेतहाशा लोगों के बस में नहीं है। तो उसको एक आसान जुबान के अंदर जो एसेंशियल जिस्ट है उसकी, वो आप प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि लोग जो ये रिविजनिस्ट चीजें पढ़ रहे होते हैं वो आपके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसे अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज व्हाट आई सी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। आपने भी नोट किया होगा कि इस तरह ही होता है। सर वो बहुत बहुत मुश्किल होता है, वो एक मिक्स रिएक्शन होता है कई बार जो होता है वो मैंने एक और बात नोटिस की है कि जिस बातों का कई बार लोगों को नहीं पता होता ना, उस पे जो होता है वो कम रिएक्शन आता है, लेकिन जिसका पता होता है और आधा पता होता है उस पे जो होता है काफी गलत किस्म का रिएक्शन आता है, क्योंकि वो बेशक ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब मैंने आज ही एक वीडियो शेयर किया है ऑन द स्टोरी ऑफ लाहौर में। उसमें एक सिख जो थे अपना दयाल सिंह मजीठिया, हम्म, जिनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ट्रिब्यून अखबार उन्होंने 1881 में इस्टेब्लिश किया, जो लाहौर का सबसे बड़ा अखबार था। अ, और दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी, ये सारी उनकी देन है। उन्होंने ट्रस्ट बनाए थे। तो लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया जी कि आप ये रिश्ता बताएं उनका सुंदर सिंह मजीठिया के साथ। ये मैंने वहां लिखा, यार देखो, आई एम सिटिंग इन स्टॉकहोम फॉर द लास्ट 48 ईयर्स। हम्म, लोगों की फैमिली रिश्ते मैं कहां से ढूंढ के आपको बताऊं? सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इनोसेंट। पीपल थिंक दैट आई नो एवरीथिंग। आई डोंट। हम्म, The little I know is dependent on whatever material is available, गूगल में, किताबों में, आर्टिकल्स में। ये पढ़ लिख चेक चुक करके मैं बात करता हूँ। कभी गलती भी हो जाती है, डेट्स मेरी अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू से वन थिंग बट आई से समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो वाई। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज बैड विद न्यूमरल्स। हम्म। डिजिट्स मुझे कभी याद नहीं सही होते। तो सो आई नो माई ओन लिमिटेशंस। तो एज अ राइटर ये भी आपको अफेक्ट करती हैं अपनी लिमिटेशंस? कहे कि एज अ राइटर ये लिमिटेशंस जो है ये अफेक्ट करती हैं काम को? as a writer, what are the limitations? Well, I have wanted to be a short story writer or a novel लिखने का मेरा शौक है, and I think I have great talent, but I think it's too late in life now to start writing short stories and novel, because if I write one, it will still be the first attempt of a man who has already established himself as a serious scholar. हम्म, तो वो जो मेरा पूरा एक गेन है, उसको छोड़ के एक शौक के तौर पे मैं उसमें आऊं, मेरे में हिम्मत है, एनर्जी है, आई डोंट नो, बट आई डू थिंक कि देयर इज अ सप्रेस्ड पोएट इन मी एंड अ स्टोरी टेलर, एंड आई कैन डू अ गुड जॉब, बट आई हैव नेवर हैड द करेज टू डू इट। सर यू वर बोर्न इन लाहौर इन 1947, अभी तो जी 2022 चल रहा है, तो आपने लाहौर को भी फलते फूलते देखा है। अभी आप लाहौर की हिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो आपने कितना फर्क देखा है लाहौर में 1947 या आपके बचपन के लाहौर में और आज के लाहौर में? देखो यार, बचपन का लाहौर तो मुझे बड़ा रोमांटिक सा, ये नॉस्टैल्जिया होता ही ऐसे है। उसमें जो दुख दर्द की बातें हैं उनको छोड़ दें तो तब भी लाहौर हमें तो बहुत बड़ा लगता था, लेकिन आप बाद में पता लगा कि इट वाज 7 लाख की पॉपुलेशन थी, अब 12 मिलियन लोग कहते हैं। सो ये लाहौर जो है मेरा, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं जाता हूँ तो जो नया लाहौर है, डिफेंस, ये वो, जौहर टाउन, फॉर मी आर एलियन प्लेसेस। आई डोंट एसोसिएट विद देम एट ऑल। बल्कि 2-3 दफा मैंने देखा है कि जब मैं वहां किसी दोस्त के घर गया हूँ और शाम हो गई है तो उसने कहा जाओ अंकल को छोड़ आओ, तो उस वो लड़के ने उन बाप के सामने नहीं, मुझसे पूछा, बाद में पूछा, सर अंकल जाना कहाँ है? मैंने कहा यार मुझे तुम टेम्पल रोड उतार दो। ही डिडंट नो वेयर इज टेम्पल रोड, क्योंकि वो सारे
डिफेंस में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहां ही उनकी एंटरटेनमेंट हो जाती है, वहां ही उनके गेम्स गूम सारी वो वहां कर लेते हैं। जो पुराना लाहौर है, नहर से ईस्ट ऑफ, वहां पे तो कभी आना ही नहीं उनका होता, या बहुत थोड़ा आना होता है। एक और दफा भी ऐसे हुआ, मैंने कहा यार मुझे ग्वाल मंडी उतार दो, दे डिडंट नो वेयर इज ग्वाल मंडी। For me, that was an eye opener that I belong to a Lahore which is no more. 47 का लाहौर भी अब वो लाहौर नहीं है उन लोगों के लिए जो ये क्या कहते हैं 20वीं सदी 21वीं सदी के शुरू में पैदा हुए हैं, या डिफेंस कब से बना है यार, अबाउट 80s 90s के बाद का जो लाहौर है ना, वो नहर के दूसरे साइड पे है। साउथ है या वो ईस्ट है, साउथ ईस्ट कहना चाहिए, वाघे बॉर्डर की तरफ जाते हुए। मेरा लाहौर सारा इधर है, जो कि कॉम्बिनेशन है एक मुगलों का, सिखों का लाहौर जो वॉल्ड सिटी था, बाद में अंग्रेज आए तो वो फैला सिविल लाइंस तक, नहर तक आया। मॉडल उस टाउन तक लाहौर, गया था सर, मॉडल हाँ टाउन जी, तक लाहौर तो मॉडल टाउन तक गया था उस टाइम पे। मॉडल टाउन तक जरूर गया था। एक ऐसी कॉलोनी बन चुकी थी जो नहर के पार थी, लेकिन वो एक सिलेक्ट थोड़े से लोग थे जो ज्यादातर सक्सेसफुल engineers, doctors, lawyers, almost entirely Hindus and Sikhs. सिर्फ एक लेन मुसलमानों की थी। ये भी वही मुसलमान थे जो साहिबे माल थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन ज्यादातर क्योंकि लाहौर के कामयाब लोगों में से हिंदू और सिख ज्यादा थे, तो मॉडल टाउन उन्होंने बनाया था, और बहुत खूबसूरत, इट्स वाज सो वेल प्लान्ड के जवाब ही नहीं उसका। बट वो दैट वाज एन एक्सेप्शन आप कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लाहौर वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल, ऐसे है। तो सर ये लाहौर शहर ने बहुत कुछ देखा। भाई एक तो कहावत भी है ना कि लाहौर से रास्ता जाता है इस्लामाबाद को। तो उस सूरत हाल में आप भी बड़े सियासी लोगों से मिले, बड़े पॉलिटिकल लीडर से मिले। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? किसकी पर्सनैलिटी ने आपको बड़ा मुतासिर किया, या ओवरऑल लाहौर का एक क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आप असर देखते हैं? क्योंकि इसने बँटवारा पार्टीशन भी देखा, एक खून-खराबा भी देखा इसने, माइग्रेशन भी देखी। देखो जी, सारी सियासत पाकिस्तान की शुरू में तो लाहौर में और कराची में, जब क्योंकि यूपी से लोग आए, पहली सेंट्रल हुकूमत कराची में बनी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन सिटी थी जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को मिली, वो तो लाहौर ही थी ना। तो सारी पॉलिटिक्स लाहौर से हुआ करती थी, या कराची से होती थी, या उधर ढाका में होती होंगी। 2-3 शहर ही थे। तो किन किन को मैं मिला, इट्स अ मिक्स। अपने खानदान में हम, मेरे वालिद कॉलेज गए थे, एफसी कॉलेज। उससे पहले मेरे दादा जो थे, वो ही वाज अ फार्मर हु हैड वर्कड हार्ड एंड लेफ्ट इनफ फॉर हिज चिल्ड्रन टू लिव इन अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ सेटअप। वालिद साहब कॉलेज भी गए, लेकिन ये उस जमाने की जो सियासी मूवमेंट्स थी उनके अंदर आ गए, जेलें जूलें काटी। देन वी वर द जनरेशन हु वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज। तो मुझे उन्होंने बेस्ट स्कूल में, सेंट एंथनीज हाई स्कूल में पढ़ाया। उस जमाने में 2-3 स्कूल बहुत टॉप के थे, सेंट एंथनीज, कैथीड्रल, एक एंग्लिकन चर्च ने बनाया था, हमारा रोमन कैथलिक्स ने किया था, और एक नवाबों के लिए था एचएसएन कॉलेज। ये 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थे। हाँ जी, सो दैट्स वेयर आई गॉट माय एजुकेशन। लेकिन वो क्या कहते हैं यार, थोड़ा सा मेरे पे एक रोमांस इस्लाम का भी था। उसके अंदर मुझे याद है कि आई वॉज अ सर्चर आफ्टर ट्रूथ, ये कहना चाहिए। द थिंग्स अराउंड मी नेवर सेटिस्फाइड मी। जो भी एक्सप्लेनेशन हम घरों में अपने लोगों से सुनते थे, they didn't really satisfy my sense of curiosity. I was a curious child, always wanting to learn. तो सूफी, शुरू में मैं एक सूफी थे, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम अली चिश्ती, उनके जेर असर भी रहा।
Chishtiya order or ये और वो. Not that I became a formal member, but I used to go and talk to him. Then when I was at St. Anthony's High School, sorry, टीचर्स की अब क्या बात करें, कॉलेज के अंदर, एफसी कॉलेज के अंदर, वहां पे वकार कुरैशी साहब हिस्ट्री के टीचर थे जिनका मेरे पे बहुत असर था, और एक थे अपना विलियम फजल मसी, पॉलिटिकल साइंस के टीचर, उनका मेरे पे बहुत असर था। शौकत हुसैन सैयद थे। ये वो लोग थे जिनसे हमने बहुत सीखा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खालिद महमूद ने हमें मार्क्सिज्म सिखाई, और भी मेरे टीचर थे जिनके साथ आई वॉज बाय दैट टाइम अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट। सो ये बैकग्राउंड है मेरी। टीचर्स में किसने मेरे पे असर किया, बस आप समझें कि वंस आई केम टू द यूनिवर्सिटी, मेरा जो सर्च फॉर था ना, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, वो एक तरह की मार्क्सिस्ट सोच के जेर असर आ गया। ये ट्रांजिशन कैसी थी? एक मजहबी ट्रांजिशन से मार्क्सिस्ट ट्रांजिशन, दोनों मुख्तलिफ लेकिन होते हुए, मार्क्सिस्ट होते हुए, मेरी जो ह्यूमनिज्म थी और जो मेरी एक सेंस ऑफ, क्या कहते हैं यार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग स्केप्टिकल अबाउट डॉगमास। तो मुझे याद है कि मेरा क्योंकि माओइस्टों के साथ ताल्लुक था, तो उनके अंदर बड़ी कट्टर किस्म की सोच, वेरी एंटी इंडिया, वेरी प्रो चाइना, और कोई क्रिटिसिज्म नहीं सुननी, जो पार्टी लीडर्स ने कह दिया सर, दैट नेवर मेड सेंस टू मी बिकॉज आई हैड गॉन टू सेंट एंथनीज। मेरी लिबरल एजुकेशन भी तो थी ना। आई हैड बीन ट्रेन्ड टू थिंक एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। So that phase lasted for a while. फनेटिक में कभी भी नहीं हुआ, अपने ग्रुप में होते हुए आई वाज नॉट पार्ट ऑफ देम इन दैट सेंस। तो उसी दौरान में पॉलिटिकल लीडर्स में कौन कौन से मिले, मियां महमूद अली कसूरी से, मेरे नेरेस्ट दोस्त थे अपना हैं अली हारून शाह, उनके वालिद थे सैयद अमीर हुसैन शाह, वो मियां इफ्तिखारुद्दीन के साथ मिलके इन्होंने आज़ाद पाकिस्तान पार्टी बनाई थी। ये मुस्लिम लीगी थे जो लेफ्टिस्ट थे, उनके साथ मैं उनसे सीखता रहा। एंड व्हेन आई वाज एट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, वहां पे ख्वाजा मसूद जो थे प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज, वो मेरे उस्ताद भी, मतलब सीनियर दोस्त भी थे, जिनसे भी मैंने सीखा बहुत। वो भी मार्क्सिस्ट थे, बट माई मार्क्सिज्म वॉज नेवर इनटू डॉगमा, ये मुझे कहना चाहिए, बिकॉज मेरी एजुकेशन जो है वो लिबरल भी थी साथ साथ। सर आपके खुद भी अपने एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहे, आप इस्लामी सोच के मालिक भी रहे, उसके बाद फिर आप मार्क्सिस्ट भी हो गए, फिर आपको थोड़ी एक मिक्स सोच है, कभी आप सेंटर लेफ्ट किस्म की आपकी एक अप्रोच रहती है। तो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस राइटर का उसकी राइटिंग पे या उसकी काम पे कैसे असरअंदाज होता है? क्योंकि बेसिकली आप तो एक हिस्टोरियन, राइटर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो आपके पर्सनल सोच कैसे आपके काम को असरअंदाज करती है? देखिए जी, जो मार्क्सिज्म की तरफ से सीखा या बाद में अपनी यूनिवर्सिटी में भी, वो तो ये है कि मटीरियल कॉजेज आर इम्पोर्टेंट, बट आर दे ओनली इकोनॉमिक कॉजेज विच आर इम्पोर्टेंट? और पॉलिटिक्स का अपना एक रेलम है, मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी का एक और रेलम है। ये हमें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में वहां पे ये समझ आई कि हर चीज को रिड्यूस कर देना टू इकोनॉमिक्स इज वंस अगेन बीइंग वेरी डॉगमेटिक। जो ये कट्टर किस्म की कॉम्युनिस्ट राइटिंग्स होती हैं, उसके अंदर यूं ही बातें होती हैं, मजहबी सोच के छोड़ के वो हमेशा हर चीज को इकोनॉमिक्स में रिड्यूस कर रहे होते हैं, एंड इट डजंट मेक अ वेरी डीप सेंस। तो आई वुडंट से आई एम left of center. I think I'm quite center, quite left, but I still believe that I'm a social democrat, left social democrat.
I believe in equality. I believe in the freedom of the individual, but I also believe in the duty of the society to take care of its weak members of society. तो इस किस्म की मेरी सोच है। सर आपकी और पाकिस्तान की हिस्ट्री पैरेलल है। लाइक जी। पाकिस्तान 1947 में, आप भी 1947 में। तो कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो कि आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं, बट वो कहीं लिखाई में नहीं आई होंगी। वो आपका एक आई विटनेस अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। तो अगर कोई एक पर्सनल अकाउंट वाला बंदा अगर कोई अपनी चीज़ को अपनी किताब में, अपनी रिसर्च में लेके आना चाहता है, तो उसकी कितनी अहमियत होगी? क्योंकि जो अगर आपने देखा वो भी तो सच ही देखा होगा, लेकिन उसकी एक लिटरेचर वैल्यू उसकी कितनी होगी? अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो उसमें तो ये सारी चीजें फिर आ जाएंगी। हुँ, और कुछ लिखते हैं अपनी स्टोरी, बल्कि बहुत लोग कह रहे हैं यार तुम अपने साथ ही ले जाओगे इतनी बातें जो तुम हमें बताते हो, तुम लिखते क्यों नहीं? हुँ, वहां पे मैं कई दफा सोचता हूँ यार, what do I want to tell people about myself? Only those things which I think are good about me. या There are many things which I know are not so good, and do I have the courage to put them on paper? Maybe not. Even if I do, I would still be exercising some sort of censorship. तो ऑटोबायोग्राफी लिखना मैं समझता हूँ आई वुड नॉट डू इट। कुछ लोग लिखते हैं और देखो ना, वो समझते हैं कि उनको लिखना भी चाहिए। फाइन। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और नेल्सन महात्मा गांधी नेल्सन ने भी मंडेला ने लिखी, लिखी। महात्मा गांधी ने भी लिखी है। मेरे ख्याल नेल्सन मंडेला ने भी लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसने? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की किताब है। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े लीडर थे, हु वांट टू टेल द स्टोरी। आई एम एन एकेडमिक, एंड अब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वी वांट टू हियर योर स्टोरी। आई एम अ बिट हेजिटेंट टू राइट इट। आपसे आज बात शुरू हुई है। हुँ। आ लिखनी चाहिए सर, एक बार तो लिखनी चाहिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में। एक इसके अंदर सेल्फ सेंसरशिप तो होती है, बट वो तो एलिमेंट कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता सेल्फ सेंसरशिप का तो। वो ख़्वाब वीडियो बना रहे हैं, ख़्वाब रिसर्च कर रहे हैं, वो तो रहती है किसी हद तक, बट आई थिंक गो फॉर इट, यू शुड राइट इट। मे बी before I kick the bucket, I might do it. Lekin I think there are other things to do, to research, to write about, which are far more important than me. What I've done is that I have written 3-4 books which are very central to what is going on in Pakistan. हुँ, सबसे पहला मेरा डॉक्टरल थीसिस जो था, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान, जो बाद में वे छपी तो थी लंदन से, फिर सेंट मार्टिन्स प्रेस अमेरिका ने भी छापी, बाद में वैनगार्ड बुक्स ने इसे छापा इन अ स्लाइटली डिफरेंट टाइटल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन कंट्रोवर्सीज इन पाकिस्तान। इस तरह करके उन्होंने टाइटल बना दिया था। इट वाज द सेम आइडेंटिकल बुक। हुँ, उसमें मैंने जो एग्जामिन किया था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बहस होती रहती है कि पाकिस्तान किसके लिए बना, क्यों बना और इसके क्या होना चाहिए, उस डिबेट को, उस उन कंट्रोवर्सीज को मैंने रिव्यू किया था। और व्हाट आई कुड शो वाज दैट व्हाटएवर यू से, एन अ मुस्लिम इस्लामिक स्टेट cannot be a democracy in the modern sense of the word. क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में रिलीजन और स्टेट को अलग रख के और इंडिविजुअल राइट्स को सैंक्टिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन और ये बनाई जाती है। हुँ, पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पे लिया गया और मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए किया गया, बनाया गया, कामयाब। हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल से इसका पैरेलल बनता है इजराइल के साथ, उस किस्म की ये स्टेट है। ठीक है। दूसरा मेरा पैशन था कि पंजाब में क्या हुआ था।
जहां पे मैंने जो इनोवेशंस की हैं वो ये है कि 14 अगस्त 15 अगस्त को ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जो है ना, गवर्नर रिपोर्ट्स और ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों साइड्स ने आज तक शेयर नहीं की। तो देन हाउ टू टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड? देन आई कलेक्टेड I did interviews in East Punjab and West Punjab and with Punjabis in the UK, in Sweden, in Singapore. जहां जहां मैं गया वहां पे मैंने लोगों को इंटरव्यू करके, तो जो एक फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि इस तरह तो बहुत लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना जी क्या हुआ था, बट आई हैव शोन के क्या हो, ये स्टोरीज कहाँ फिट हो रही हैं पूरे पार्टीशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के अंदर। या ये मेरी इनोवेशन जो है, जो उस लेवल पे इस चीज को समझते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, या उसको हेट करते हैं क्योंकि बाकी ये नहीं कर सके, तो इस तरह जेलसीज भी हो जाती है। फिर मेरी एक और किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, या उसमें भी मेरी इंटरवेंशन थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल जो है वो पूरे डिबेट को या पूरी हिस्ट्री को, पूरी पॉलिटिक्स को एक और तरीके से देखती है, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो तो वही होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन का मसला होता है ना। और बिल्कुल इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं तो अगर आपके पास कोई थ्योरेटिकल बात है तो तभी आप नई नॉलेज ऐड करेंगे ना, वरना पाकिस्तान में डिस्क्रिप्टिव बुक्स तो बहुत हैं जो हिस्ट्री बता देती हैं, बट आई थॉट दैट वाज नॉट इनफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टेट? व्हाई इज देयर ऑलवेज a lack of civilian supremacy? Why did Pakistan become the way it is? अफगान जिहाद ये वो हम क्यों करते फिरते हैं? तो देन आई ट्रेस्ड जो बाकी लोगों ने नहीं किया आज तक, कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ही जिन्ना साहब ने इस फहानी को, जो उनके बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे, उन्हें भेजा था अमेरिका में कि वहां पे उनको प्ली करो कि हमें पाकिस्तान बनने को अपोज ना करो, लेट पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, वी विल सर्व योर इंटरेस्ट far more effectively than India can do, क्योंकि हम तो हैं ही मुसलमान और मिडिल ईस्ट भी मुसलमान है, तो हमारी तो कल्चरल लिंक्स भी हैं और जियोग्राफिकली हम क्लोजर हैं टू सेंट्रल एशिया एंड सो ऑन देन इंडिया। तो लेट अस कम इनटू बीइंग। अमेरिकन्स वर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ये आज तक किसी ने नहीं था लिखा। वो यही लिखते रहे हैं कम्युनिस्ट और ये और वो, कि पाकिस्तान को बनाने में अमेरिका ने बड़ा हाथ प्ले किया। मैंने कहा ये बिल्कुल बकवास है। टिल द एंड दे वर अपोज्ड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब से मैंने ये लिखा है तब से ये चुप है जो ये लोग लिखते थे। और फिर ये जो है जिन्ना साहब पे किताब पे जो मैंने एक मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन की है कि यार इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड जिन्ना, look at what he has been saying, doing and so on। ये इन्होंने कभी किया ही नहीं, या ये किया कि जो शूट किया है वो स्पीच एक दे दी। हमने सारा मटेरियल लेके उनकी स्टोरी बताई है उसकी बुनियाद पे। अब उसके खिलाफ क्या बात कर सकते हैं? इफ आई से गो एंड रीड एंड सी वेरीफाई, तो वहां पे चुप है। सर ये खुश नहीं है, मुझे पता है बहुत लोग खुश नहीं है, लेकिन वो क्या कह सकते हैं कि मैंने अगर जिन्ना साहब की ये स्पीच की है तो उन्होंने नहीं की थी वो स्पीच, और जो मैंने कहा है कि इस हालात में इसका ये मतलब हो सकता है, क्या वो रीजनेबल नहीं है? व्हाट कैन दे से? सर तो इस तरह किताब की जो है ना अथॉरिटी तब बनती है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर के होते हुए जो कमजोरी है उनको आप ओवरकम करें। ठीक है, ठीक है सर। मेरे पास सवाल तो आपसे पूछने के लिए बहुत है, पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि क्रिटिसिज्म इस फील्ड में बहुत आता है। जो आप किताब लिखते हैं या जो आप वीडियो बनाते हैं, तो उसके कई लोग मुत्तफिक नहीं होते आपसे, क्योंकि जब वो कोई नई चीज़ सुनते हैं या कई चीज़ के बारे में आधी इन्फॉर्मेशन होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हाउ डू यू डील विद दैट थिंग? हाउ डू यू विल दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म? किस चीज़ से आप? देखिए कुछ लोग क्रिटिसिज्म अपनी नलायकी की वजह से करते हैं।
कुछ लोग करते हैं आउट ऑफ उनकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस के, बिल्कुल आप बरक्स बात कर रहे होते हैं. दे डू इट विद अ लॉट ऑफ एंगर एंड इल विल. Hmm. जाहिर है, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर हर्ट बाय दोज थिंग्स. Yeah. लेकिन साथ साथ जो लोग तारीफ कर रहे होते हैं उससे आप खुश भी हो रहे होते हैं. दिस इज ओनली वेरी नेचुरल. हाँ. लेकिन कुछ लोग, अभी तक मैंने देखा है कि जो मैंने लिखा है ना आज तक, उसको मेरे लेवल के जो लोग हैं, जो उसी फील्ड के हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सका सक्सेसफुली. हाँ भाई. नहीं कर सका. मेरे काम को पसंद ना करें करें ना करें, डजंट मैटर. इसके आई पीछे कैन आपको वजह क्या अंडरस्टैंड. लगती है? क्या हाँ वजह जी. हो सकती है कि उन्होंने आपके काम को अपोज नहीं किया या उसके खिलाफ कोई एविडेंस लेके आ पाए? व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड इट? Maybe they understand that what this fellow is saying is correct, but they don't like to admit it. एक तो ये वजह हो सकती है. यही वजह है ज्यादातर, यही ज्यादातर वजह है. क्योंकि अटैक करने के लिए फिर जो सोर्स मटेरियल लाए ना, जो उसके खिलाफ जाता है. मसलन मैंने कहा है कि जिन्ना साहब ने 22 मार्च 1940 के बाद एक दफा भी नहीं कभी कहा कि वी वांट अ पावर शेयरिंग डील विथ इंडिया, और ये भी कभी नहीं कहा कि हम पार्टीशन नहीं चाहते. ये दो चीजें कही हैं हमने. और मैंने उनकी स्पीचेस को, उनके मैसेजेस को, उनकी स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे ये एस्टेब्लिश किया कि दिस इज व्हाट जिन्ना वाज सेइंग. अब पीपल मे नॉट लाइक इट बिकॉज दे हैव बीन बिलीविंग अनदर स्टोरी. तो वो पूरा एडमिट करना उनको पसंद ना आता हो, क्योंकि दे हैड गॉन अस्ट्रे. वो लगता है कि वो बेवकूफ हैं, जो ये उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया. करना चाहिए ना. देखें, आप जब स्टोरी कोई भी बताते हैं तो जिस बंदे की स्टोरी होती है, उसकी अगर कोई बातें, उसकी कोई लिखाई, उसकी उसकी बुनियाद पे तो आप नहीं ना लिख के बगैर तो नहीं ना काम करते. किसी ने क्या कहा था, उसके ज़हन में क्या था, दिस इज नॉनसेंस. इफ दैट पर्सन हैज स्पोकन, you have to come up and say this is what he said and this is what he meant. You can't simply keep that whole material out and indulge in mind reading. तो कुछ लोग तो आई थिंक दे आर एम्बेरस्ड कि हमने किया कि आज तक. दूसरे वो लोग हैं जो मेरी पूरी बात तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करते जो मैंने साबित किया है कि जिन्ना साहब ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद अंग्रेजों को कल्टीवेट किया और अंग्रेजों ने उन्हें किया. और उस कॉन्ट्रडिक्शन, उस रिलेशनशिप ने फिर कांग्रेस की गलतियों को एक्सप्लॉइट किया, जिनमें मसलन कांग्रेस ने मिनिस्ट्री अपनी जो है थी रिजाइन कर दी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कंसल्ट नहीं किया. नाउ दिस इज a major mistake of the Congress. Jinnah capitalized on it, said we will help you. और उन्होंने मुसलमानों की भर्ती करवाई आर्मी के अंदर, तो अंग्रेज उनके करीब हो गए. फिर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती है क्विट इंडिया मूवमेंट. जो सारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, महल्ले से लेकर टॉप तक, उनको जेल में डाल दिया. और वो जून 1945 तक अंदर थे सारे. इन हालात में मुस्लिम लीग के पास तो बिल्कुल फ्री फील्ड थी ना अपना पैगाम देने की. उसको फिर जिन्ना साहब ने अपनी स्किल्स के जरिए, उनमें बहुत एनर्जी थी, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि आप वोट हमें दें. वो दूसरी बात है, राइट टू वोट मुसलमानों के पास जो था, वो वैसे तो हिंदुओं के पास भी इतना ही था, 10% ही था जिनके पास राइट टू वोट था. लेकिन ये फिर कांग्रेस के मतलब भी कहा जा सकता है ना कि उनको जो वोट मिले वो भी उसी 10% से मिले. लेकिन जो वोट मिले और सीटें मिली तो वो फिर तो जिन्ना साहब की है ना. बट व्हाट दे डोंट वांट टू, दे वांट टू शो कि कांग्रेस भी उनके खिलाफ थी. पाकिस्तानी नैरेटिव ये है,
और अंग्रेज भी खिलाफ थे। या ये है। That is where they do not want to come out and say कि नहीं, what he's saying is verifiable. या लेकिन वो थोड़ी कहते हैं कि जिन्ना साहब तो पाकिस्तान चाहते नहीं थे। वो तो कहते हैं कि पूरी कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद और अंग्रेजों की मुखालफत के बावजूद जिन्ना साहब कामयाब हो गए। I have shown this is not possible. This is ridiculous. All the British needed to do was to put Jinnah in jail. तो ये तो सारे नवाब नूब थे, ये तो ठंडे हो जाते। आफ्टर ऑल कांग्रेस की कितनी एजिटेशंस हुई हैं, गांधी को भी उन्होंने अंदर कर दिया, नेहरू को भी अंदर कर दिया और कई कई साल रखा, तो हुकूमत तो उनके हाथ से नहीं ना निकली। तो जिन्ना साहब को अगर ये अंदर कर देते, उनको पसंद ना होती इनकी बात, तो मुस्लिम लीग तो कभी एजिटेशनल पॉलिटिक्स की ही नहीं, उन्होंने बात खत्म हो जाती। सो द ब्रिटिश decision to partition India was based on Jinnah's demand for Pakistan, but it suited British interests. ये मैंने शो किया है, जिसको मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो दो किस्म के लोग हैं ना, एक जो जिन्होंने जिन्ना की जो वो है ना कि उसने तो पाकिस्तान चाहा नहीं था और ये he wanted a power sharing deal, जो उस स्टोरी के पीछे लग गए थे। They are in a situation of embarrassment because they have done no research to यानी find out if this is true. जो दूसरा ग्रुप है वो सॉलिड तो है ना, वो कहता है कि नहीं, जिन्ना साहब वांटेड पाकिस्तान और उन्होंने ये किया। जहां पे वो खुश नहीं है वो ये है, जहां मैंने शो किया है कि ये सारा कुछ हुआ है लेकिन अंग्रेजों की बैकिंग की वजह से हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए सर। बड़ी मेहरबानी जी, ऑल द बेस्ट।